सभी का स्वागत है कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज हम पॉलिटी की सेकंड क्लास लेकर के आए हैं, जो मैं अभी टॉप 30 सीरीज या फिर टॉप के जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि टॉप का सिर्फ रहेगा तो 30 ही रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति में इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो वहाँ मैं टॉप 50 भी ला सकता हूँ, वहाँ पर मैं टॉप 50 भी लाऊंगा। तो ये सब और सारे सब्जेक्ट्स में जहाँ तक आपका चलने वाला है, बट आप इस पे प्यार दिखाइए, ठीक है। बाकी मैं अदर टीचर्स की तरह नहीं हूँ कि आधा पढ़ाया आधा छोड़ दिया। जो कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, मेरे सब्सक्राइबर्स पर मत जाइएगा, मैं फिर से ये चीज़ कह रहा हूँ। जो कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ बाकी यूट्यूबर्स के पास आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप खुद कंपैरिजन करके देख लीजिएगा, कुछ क्लासेस आप हमसे करके देखिए, आपको डिफरेंस खुद दिख जाएगा। जो बड़े बड़े नाम हो चुके हैं, वो भले चेहरा दिखा के करते हो या फिर छिपा के। ये तो मजाक था भाई, मैं खुद उनका शिष्य रहा हूँ, जिनका परमार सर आप है ना, परमार सर। बट एक हाँ, अंदर से आवाज़ है कि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा। तो आप चैनल के सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में टॉप 30 फैक्ट्स देखने वाले हैं, जो मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताऊंगा, जिससे आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। जस्ट 1.5 घंटे में, या फिर करीब 1 घंटे 45 मिनट में इसकी क्लास ये होगी। और इसके बाद आपको कुछ भी करना नहीं होगा। इसको आप 2x पे लगा के करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी मैं ये जो क्लास पीडीएफ पीएनजी है, आपको अपने टेलीग्राम पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से अपनी चीज़ों को रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलो भैया, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम अभी स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन आप, हाँ, ये नया पैटर्न पे होगा। ये आप एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई किसी के लिए भी ले सकते हैं। खासकर इसमें यूपी पुलिस, एसआई और कांस्टेबल और जीडी कांस्टेबल को टारगेट टारगेट करके बनाया गया है। बट आप इसको किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको ले सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जो आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पंडित नेहरू द्वारा दिए गए, मतलब पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। आपका फिर दूसरा कथन यह कह रहा है कि यह न्याय योग्य है, यानी इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो क्या भैया हमारे ये मतलब न्यायोचित होते हैं? क्या जो आपका जो प्रस्तावना है, क्या आपकी ये न्यायोचित होती है? तो नहीं, आपकी जो प्रस्तावना है वो गैर न्यायोचित होती है, यानी कि ये तो गलत होगा। तो आपका ये वाला पहला सही है। आप ऑप्शंस में आएंगे तो आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ए में आपका केवल एक सही दिख जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर लिख लेंगे जो आपकी प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है आपकी, वो नॉन जस्टिफिएबल है। नॉन जस्टिसेबल है। और इसके अलावा इसको कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसको कोर्ट द्वारा लागू ये नहीं हो सकती है, इस बात का याद रखेंगे, कोर्ट द्वारा लागू नहीं हो सकता है। आप ये समझ लीजिए, जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव था, यानी कि आपका जो ये आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, आपका उद्देश्य प्रस्ताव था, यहाँ पर लिखेंगे आप उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब हुआ था? पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। आपका ये पेश कब हुआ था? आपका ये 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 में पंडित जी नेहरू जी के द्वारा आपका ये आपका पेश किया गया था। और आपका 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। इसमें इसका जो विचार कहाँ से लिया गया था, आप इसका ये समझिए कि इसका जो आइडिया आपका लिया गया था वो कहाँ से लिया गया था? फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम यूएसए, मतलब ये यूएसए से इंस्पायर है, ठीक है। और इसकी जो भाषा ली गई थी, यानी कि कहाँ की इसकी भाषा, ये तो मैं आपको बता दिया, जो ग्रीन वाला था आपका, ये मैं आपको उद्देश्य, ये जो आपको बताया इतना उद्देश्य प्रस्ताव का बताया है, ठीक है। बाकी और जो आपका ये यूएसए से लिया गया है, क्या लिया गया है? प्रियम्बल, जो आपका प्रियम्बल की प्रस्तावना की जो अवधारणा है वो यूएसए से ली गई है। और इसकी लैंग्वेज जो ली गई है आपकी,
इसकी जो लैंग्वेज ली गई है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग में क्या आता है, वी पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ, वी द पीपल ऑफ इंडिया इसके स्टार्टिंग में कहा गया है। ठीक है, और आप प्रस्तावना को संविधान की भाषा, सॉरी, आत्मा किसने कहा है, प्रस्तावना को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, और आपका परिचय पत्र किसने कहा है, आपका परिचय पत्र किसने कहा है। तो ये थोड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जो आपका प्रस्तावना के संविधान की आत्मा कहा था उसको ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। किसने कहा था भैया, तो आप याद रखेंगे, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था, ठाकुरदास भार्गव, हाँ, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। और जो आपका परिचय पत्र कहा था उसको नाना पालकी वाला ने कहा था। किसने कहा था, याद रखेंगे, नाना, नाना पालकी वाला ने मतलब जो आपका आइडेंटिटी कार्ड कहा था वो आपका नाना पालकी वाला ने कहा था। इसमें इतनी जानकारी बहुत है बताने के लिए, अभी आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द नए जोड़े गए थे। ठीक है, चलो, क्या समाजवादी, गणतंत्र और अखंडता आपका जोड़ा गया था, क्या संप्रभु, लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष, या पंथ निरपेक्ष, बंधुत्व और अखंडता। देखो, जहां पर अखंडता आ जाए उसको आप तुरंत आप रिमूव कर देंगे। उसको क्या आप करेंगे, रिमूव, क्वेश्चन क्या है, अच्छा, 42 में जोड़े गए हैं, ऐसा नहीं है कि अखंडता, अखंडता आपका बाद में ही जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द आपका 42वें संविधान संशोधन आपका 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि यहाँ पर आप लिखा हुआ है, इसको देख सकते हैं। और ये जो आपका जो 42वां संविधान संशोधन था, इसको लघु संविधान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपका ये लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। इसकी जो समिति थी, इसकी जो समिति थी, यहाँ पर लिखो, ये किसकी समिति की सिफारिश पर मतलब किया गया था, समिति थी इसकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश सिफारिश पर आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये किस भाग में है आपका, तो ये भाग यहाँ पर लिखेंगे दूसरे पेन से, ये भाग 4A में है, भाग 4A में है आपका, जिसमें आपका क्या होता है, आपका आर्टिकल 51A के तहत आता है, भाग 4A और आर्टिकल 51A, 51A का मतलब है आपका ए फॉर एडिशनल, यानी कि अतिरिक्त, अतिरिक्त आपका जोड़ा गया है, जिसमें जिसमें ए होगा वो आपका जोड़ा है। फिर आपका जो लोकसभा का कार्यकाल था, यहाँ पर लिखो, लोकसभा का कार्यकाल आप बताएंगे कि लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष कब किया गया था, किस संविधान संशोधन में कहा गया, मतलब किया गया था। तो इसी संविधान संशोधन में आपका लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, 5 से 6 वर्ष। लेकिन आपका वर्ष 1944 में, माफ करिएगा, 1944 नहीं, 44वें संविधान संशोधन में, लेकिन 42वें में, और आपका जो 44वां हुआ था उसमें फिर से 5 वर्ष को कर दिया गया था। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। बाकी आपका जो शिक्षा है, किस सूची का विषय है, तो शिक्षा आपका पहले पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि शिक्षा को रेगुलेट करने का काम राज्य का और केंद्र दोनों का हो चुका है। तो क्यों हो चुका है, इसी संविधान संशोधन के तहत, आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत आपका जो शिक्षा था उसको राज्य सूची से, राज्य से समवर्ती में कर दिया गया था। कहाँ पर कर दिया गया था मेरे भाई, समवर्ती में कर दिया गया था, राज्य से समवर्ती में कर दिया गया था, याद रखेंगे इसको। ठीक है, और सॉरी,
फिर एक इसमें एक फैक्ट बन जाता है आपका जो प्रस्तावना से संबंधित है, मतलब प्रस्तावना में संशोधन जो आपका बताता है आपका, यानी कि जो संविधान संशोधन अधिनियम है इसमें आपका ये भी किया गया था एक कि प्रस्तावना में संशोधन इसमें नहीं किया गया था, मतलब ये आपका प्रस्तावना में संशोधन किस आर्टिकल में है। ठीक है, तो इसकी जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, है ना, बताने का अर्थ मेरा ये है कि इसकी जो प्रस्तावना में मतलब प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए। शब्द जोड़ने का मतलब है उसमें संशोधन करना, और संशोधन किसके तहत आता है, तो आपका संशोधन आपका आता है 368 के तहत, जो कि आपका कहाँ से इंस्पायर्ड है, आपका साउथ अफ्रीका से ली गई है। साउथ अफ्रीका से ली गई है, तो इतना आपस में याद रखेंगे। ठीक है, चलो अभी आपका क्वेश्चन आपके सामने है, प्रस्तावना में भारत के स्वरूप का सही क्रम क्या है। तो इसकी एक ट्रिक होती है भैया, सिंपल सी एक ट्रिक होती है, आप याद रखेंगे, एस 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 डी आर। एस से क्या होता है, सवरेन होता है, एस से सोशलिस्ट होता है, एस से सेक्युलर होता है, डी फॉर डेमोक्रेटिक होता है, और आर फॉर रिपब्लिक होता है। तो आर गणराज्य सब में है ना, तो आपका संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये क्रम आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। संप्रभु मतलब क्या होता है, सवरेन होना क्या होता है, तो ये होता है विदेशी सत्ता का कुछ ना हो, मतलब खुद स्वयं का हो। तो आपका जो कहाँ है संप्रभु, मतलब स्वयं का शासन, आपका स्वयं का शासन जो होता है आपका संप्रभुता कहलाता है। गणतंत्र क्या कहलाता है, इसका एक प्रमुख होगा जो राष्ट्रपति कहलाएगा, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कैसे भी चुना जाएगा वो, लेकिन वो वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, तो वो तो आपका गणराज्य हो गया या फिर गणतंत्र हो गया। लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ पर आपका संसद का शासन हो, संसद के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। और भारत में कैसा लोकतंत्र है मेरे भाई, तो भारत में आपका जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आपका भारत में देखने को मिल जाता है। ठीक है, और जो समाजवाद है आपका, समाजवाद, समाजवाद ये समझ लो, जी क्या है, भारत में कैसा समाजवाद है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब ये लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है भैया, तो देखो एक 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 गांधीवाद था, गांधीवाद आप जानते हैं क्या होगा। ठीक है, गांधीवाद प्लस मार्क्सवाद, इसके मिश्रण को ही हम लोकतांत्रिक समाजवाद या फिर समाजवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बंधुत्व जो आपका शब्द है वो आपका संप्रभु, बंधुत्व आपका, चलो छोड़ो, बंधुत्व तो आप समझ ही सकते हैं। बाकी इसको अंगीकृत कब किया गया था, इसको आपको मतलब अंगीकृत यानी कि इसको अडॉप्ट कब किया गया था, आप इसको समझेंगे यहाँ पर। कैसे अंगीकृत, अंगीकृत लिख लो, इसको अंगीकृत 26 नवंबर 1949 में किया गया था। ठीक है, अगर हिंदी में पूछ लिया जाए, क्योंकि कभी हमारे संविधान में जो आपका हिंदी का महीना है वो उसको यहाँ पर वर्णित कर रखा है, तो उसमें आई थिंक ज़्यादा तो नहीं याद है, बट हाँ शायद संवत 2006 विक्रमी उसमें है। आप इसे याद रखेंगे, संवत 2006 विक्रमी में है, और शुक्ल शुक्ल पक्ष में था, हाँ शुक्ल में लिख लो, शुक्ल में संवत 2006 विक्रमी में आपका इसको अडॉप्ट किया गया था। और लागू कब हुआ था आपका, सॉरी, ये जो मैंने बताया ना, जो आपका भारतीय संविधान है ये उसके बारे में है। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में। ठीक है, और आपका लागू कब से हुआ था, आपका जो संविधान लागू है, गणतंत्र से याद आया ना, गणतंत्र से ये चीजें मैं बता रहा था, उसको मैं पहले बताया नहीं। तो आपका जो लागू हुआ था आपका भारतीय संविधान, तो आपका 26 जनवरी, 26 जनवरी, हाँ 26 जनवरी 1950 में आपका ये पूर्ण रूप से आपका लागू हो गया था। ओके, बाकी इनिशियल रूप से आपके जो 16 आर्टिकल्स थे वो पहले से ही लागू हो गए थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं।
संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन कथन किसका था? बताइए। एक अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या वे बी आर अम्बेडकर थे? जी तो नहीं। क्या वे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे? तो जी हाँ। तो ये आपका सही है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो आपके हैं, एकदम एकदम से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आपका जो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, इन्होंने कहा था संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अब इनके अलावा बात कर लेते हैं आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था आर्टिकल 32 को कहा था संविधान की आत्मा कहा था। याद रखेंगे इस फैक्टर को, ये फैक्ट आपका बहुत पूछा जाता है। फिर बात आती है भैया कि के एम मुंशी ने क्या कहा था। के एम मुंशी ने कहा था, मैं आपको साथ बता चुका हूँ, नहीं बताया क्या अभी? नहीं बताया, चलो छोड़ो। जन्म पत्री बताया था कि नाना पालकी वाला ने कहा था उसको। जन्म कुंडली कहा है, हमारी संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है। और जो ठाकुरदास भार्गव है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ किस क्या कहा है। लेकिन इसके अलावा भी ठाकुरदास भार्गव ने ये कहा था कि आपका जो प्रस्तावना है, आपका कीमती हिस्सा, इसको क्या बताया था? इसको बताया था आपका कीमती हिस्सा। ओके। फिर आपके आते हैं एक आप यहाँ पे दो तीन कथन लिखेंगे। फिर एम हिदायतुल्लाह आपके आते हैं। एम कुछ लिख लेंगे। एम हिदायतुल्लाह ने क्या कहा था? और ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था? सहकारी संघवाद तो कहा ही था, लेकिन इसके अलावा ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था? आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था? आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था? चलो। और इसमें एक आते हैं आपके ऑर्नेस्ट बार्कर। ऑर्नेस्ट बार्कर। तो इन सभी ने आपका प्रस्तावना के बारे में क्या और क्या क्या कहा था, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। आपका जो एम हिदायतुल्लाह साहब थे, उन्होंने ये कहा था कि जो आपका प्रस्तावना है, ये अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा के समान है। अमरीकी स्वतंत्रता की इन्होंने ये कहा था कि एम हिदायतुल्लाह जी ने कहा था कि अमेरिकी स्वतंत्रता की जैसे घोषणा हुई थी, ये यहाँ पर लिख लो ऐसे, घोषणा के समान आपको इसको बता दिया था। उसके बाद बारी आती है आपका जो आपका ग्रेनविल ऑस्टिन है, इन्होंने और क्या कहा था? इसको कहा था सामाजिक दस्तावेज। सामाजिक दस्तावेज। ठीक है। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था? तो इसको कहा था वकीलों का स्वर्ग, इसकी जटिल लैंग्वेज के लिए, है ना, वकीलों का स्वर्ग कहा था फॉर हिज लैंग्वेज। ठीक है, आपको जो लैंग्वेज के लिए आपका कहा था। फिर आपके आर्नेस्ट बार्कर साहब ने क्या कहा था? इसको कहा था की नोट। क्या कहा था? की नोट, याद रखेंगे। की नोट यानी कि कुंजी नोट या फिर की नोट कह सकते हैं आपको। ठीक है, मतलब ये संविधान का की नोट है, तो इतना इतने इसमें आप याद रखेंगे, आपका इतना काफी होगा। फिर आपका एक केस आता है। हम्म, 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 केस किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? चलो, हमारे इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति हुए जिनका नाम था केशवानंद भारती। उन्होंने चुनौती दे दी, जिसमें 13 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया था। 13 जजों की बेंच ने ये कहा था कि आपका जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, और इसमें संशोधन हो सकता है, संशोधन पॉसिबल है, यहाँ पर लिख लो, और संशोधन हो सकता है। संशोधन कैसे लिखा जाएगा? ये ऐसे होगा।
संशोधन इसमें आपका हो सकता है। ठीक है, फिर आप समझेंगे जो बेरूबाडी यानी कि बेरूवादी आप कह लो या फिर बेरूबाडी कह लो, 1960 में जो आपका यूनियन वाद हुआ था, ये आपका क्या था, इसमें कहा था कि आपका जो प्रस्तावना, इसी को इन्होंने चुनौती दी थी, तो इसमें ये कहा था कि प्रस्तावना अंग नहीं है, प्रस्तावना अंग नहीं है। ठीक है, इसके बाद भी केशवानंद भारती का वाद आया, ये वाला, जिसमें ये कहा गया था कि मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए जजों द्वारा। ये कहा गया था कि मूल मूल ढांचा जो है आपका, उसका संविधान का मूल ढांचा जो प्रस्तावना का है वो ना बदले, बाकी आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आपका दिया गया था वो केशवानंद भारती 1973 में दिया गया था। फिर आपका आता है आपका गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद आपका देखो, अगर एक क्रम से चले, चलो पहले इससे चलो। फिर आपका गोलकनाथवाद आया, जिसमें ये कहा कि संसद जो है आपकी गोलकनाथ, इसमें ये लिखा गया इसमें ये इन्होंने ये कहा कि संसद जो है मौलिक अधिकार में कटौती कर सकती है। मौलिक अधिकारों में कटौती आपका कर सकती है। किसमें कहा था? गोलकनाथ में। नहीं यार, कटौती नहीं कर सकती है, कटौती नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इसके बाद आया आपका मेनका गांधीवाद। यहाँ पर लिखो आप अपना एक, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर मेनका गांधीवाद। मेनका गांधीवाद, और ये आपका कब हुआ था? तो ये आपका 1978 में हुआ था, जब ये अभी विदेश में जा रही तो वहाँ पर इनको रोक लिया गया था। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनको एम्बेरसमेंट फील हुआ, जिसको यहाँ पर आपका एक सिद्धांत यहाँ पर देना आया कि गरिमापूर्ण जीवन का सिद्धांत। गरिमापूर्ण जीवन का इन्होंने सिद्धांत दिया, जो आपका गरिमापूर्ण जीवन, जीवन का अधिकार, ठीक है, अधिकार, ये आया। और ये आपका आर्टिकल 21 के तहत आता है, आर्टिकल 21 के तहत आता है। फिर मिनर्वा मिल्स आया आपका। इसकी बात करेंगे तो मिनर्वा मिल्स में क्या कहा गया था कि जो मौलिक अधिकार हैं आपके, वो क्या है? देखो यहाँ पर लिखो, लेकिन मौलिक अधिकार डीपीएसपी के लिए, डीपीएसपी के संतुलन का कार्य करते हैं। डीपीएसपी के संतुलन का कार्य करते हैं। इसके अलावा एक केस आया आपका, जिसमें आपको ये बताया कि इंदिरा साहनी, याद रखेंगे इसको, यूपीएसआई वालों, रामबाण है, यहीं से फंसेगा सब। इंदिरा साहनी केस, अगर आप कहेंगे तो एक स्पेशल क्लास लगा लूंगा, जिसमें मैं टॉप 20 या 25, मतलब या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सब मैं आपको उसमें बता दूंगा। इंदिरा साहनी केस आपका 1992 में हुआ था। इसमें जो आरक्षण की सीमा थी, जो आपकी आरक्षण की सीमा थी, वो आपका कहाँ तक बढ़ाई गई थी? आरक्षण की सीमा को, ये आरक्षण से संबंधित है, और आपका जो आरक्षण की सीमा आपका 50% करने का इसमें कहा गया था। ठीक है, एक एक्ट आया आपका एलआईसी ऑफ इंडिया, एलआईसी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या आया कि मतलब एससी ने माना था, जो आपने मतलब सुप्रीम कोर्ट थी, उसने ये फिर से मान लिया कि जो प्रस्तावना है वो एक आंतरिक हिस्सा है उसका ना। उसमें कहा था कि उसका हिस्सा नहीं है, किसी में माना है, लेकिन इसमें फिर से मान लिया जब एलआईसी ऑफ इंडिया 1995 का ये आता है, यहाँ पर लिखेंगे 1995 में। तो इसमें ये कहा गया था कि जो आंतरिक हिस्सा है, यहाँ पर लिखोगे आंतरिक हिस्सा, आंतरिक हिस्सा माना, जो आपका आंतरिक हिस्सा है उसको मान लिया गया था। चलो अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपका जो आता है, प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो कितने प्रकार हैं आपके भैया? तो 3 प्रकार के आपका उल्लेख किया गया है। क्या उसमें आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है, या फिर आपका सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक है? तो देखो यहाँ पर आपका धार्मिक की कोई बात ही नहीं की गई है, बाकी 4 और 2 वाले तो बिल्कुल गलत हैं। तो इस तरह आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आपका एकदम से सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें धर्म का उल्लेख नहीं है, तो आप इस तरह चीज़ों को पकड़ेंगे, धार्मिक यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, और बाकी आप जानते ही ये 3 होते हैं।
इनके अलावा कुछ एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। जैसे आपका जो इसका स्रोत है, मतलब आपका जो प्रस्तावना में न्याय, जो न्याय शब्द लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? न्याय शब्द आपका कहाँ से लिया गया? तो आपका ये लिया गया है रूसी क्रांति से। आपका रूसी क्रांति से लिया गया है। और रूसी क्रांति आपकी कब हुई थी? 1917 में हुई थी। और सामाजिक न्याय क्या होता है समझ लो। आपका सामाजिक न्याय है, ये आपका आर्टिकल 15 में आता है। और इसमें ये कहा गया है कि कभी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर जाति, अब देखो कुछ चीजें मैं भाई बीच में नहीं लिखूंगा, है ना, जो जो छोटी चीजें हैं, जैसे जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसमें आपका आर्टिकल 15 में कहा गया है। ठीक है। फिर आपका जो आर्थिक न्याय है, ये आर्थिक न्याय है। आर्थिक न्याय में कहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर कोई काम एक्स, कोई एक्स काम, कोई वाई, एक्स कोई आदमी है और वो वाई काम कर रहा है, और कोई एक अल्फा अल्फा आदमी है, वो आपका बीटा काम कर रहा है, मतलब वो भी वाई काम कर रहा है, तो एक्स और अल्फा की जो सैलरी है वो समान रहनी चाहिए। ठीक है। तो आपका आर्थिक मतलब इस समान आय के लिए समान आय बराबर समान वेतन। और आपका ये किस आर्टिकल में आता है? जो आपका आता है, ये आपका डीपीएसपी के पार्ट है। ये आपके किसके पार्ट है? ये सब आपके डीपीएसपी के पार्ट है। और डीपीएसपी आपका कहाँ से लिया गया है? तो आपका आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के आर्टिकल 45 में, वो चलो छोड़ो, ऐसे इसको नहीं लिखूंगा, नहीं आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। आयरलैंड के आर्टिकल 45 में इसका वर्णन था। ठीक है। बाकी जो समान कार्य के लिए समान वेतन का जो आपका वर्णन किया गया है, इसका इसका आपका भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 में इसका वर्णन किया गया है, आप इसको समझेंगे। अब बात आती है राजनीतिक न्याय की। ठीक है। राजनीतिक न्याय में आपका वयस्क मताधिकार इसके अंतर्गत आता है। वयस्क मताधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 326 के तहत आपका माना जाता है। इसमें मतलब चुनाव लड़ने का अधिकार या फिर वोट देने का अधिकार सबको है, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है। और इसका क्रम जो है, आप क्रम जरूर याद रखेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इसमें दिया गया है। ठीक है। चलो, इसमें खैर इतनी ही जानकारी बताने वाली है। और चलो अभी बात आगे देखते हैं। आगे आपका दिया कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता के संदर्भ में सही क्रम को चुनना है आपको। स्वतंत्रता का जो सही क्रम है, आपको उसको चुनना है। हम्म, 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 हम्म। चलो, प्रस्तावना में स्वतंत्रता के संदर्भ में आपको क्रम को चुनना है। तो इसमें कौन सा क्रम आपका सही हो जाएगा? पहला पढ़ेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है भैया कि थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप को ऐसा रखा गया है? तो इसमें ऐसा कुछ भी, वो इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है। ये रट्टा मारने की चीजें हैं। रट्टा मारने की चीजें इसलिए हैं क्योंकि भैया जो संविधान में लिख दिया गया वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। आपकी मान लीजिए कुल स्वतंत्रता के प्रकार कितने होते हैं? तो 5 प्रकार की कुल स्वतंत्रता आपके संविधान में पाई जाती है। और समानता कितने प्रकार की है? इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को। समानता, आपका समानता कितने प्रकार की है? तो 2 प्रकार की आपका समानता है। आपका एक तो प्रतिष्ठा हो गया, और दूसरा आपका अवसर हो गया। दूसरा आपका अवसर हो गया। जो आपका समानता है वो 2 प्रकार की पाई जाती है। एक तो प्रतिष्ठा हो गया आपका, और आपका क्या बोलते हैं, एक तो समानता हो गया। अब आप ये बताएंगे जो आपका स्वतंत्रता, स्वतंत्रता से यहाँ पर लिखते हैं, 1 मिनट। कैसे लिखूं, कैसे लिखूं, इसे लिखूं। जो आपका ये शब्द लिया गया है, आपका स्वतंत्रता तथा बंधुत्व तथा, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति लिख लो या चाहे फ्रांसीसी क्रांति से आपका लिया गया है, जो आपका 1789 में हुई थी। कब हुई थी ये आपका? 1789 में हुई थी।
आर्टिकल 25 की बात कर लेते हैं, आर्टिकल 25 में क्या है। इसके अलावा आर्टिकल 21 की बात कर लेते हैं, आपका आर्टिकल 21 में क्या है। तो आर्टिकल 21 में और 25 में क्या है, तो 25 की बात करते हैं पहले। इसमें है धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता आपका है। आर्टिकल इसमें है आपका जीवन और जीवन का अधिकार, ये सीधा आप याद याद रखो, जीवन का अधिकार। जीवन का या फिर व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब किसी को आप बंधक नहीं बना सकते हैं या फिर उनके मतलब खिलवाड़ नहीं कर सकते उनके साथ। जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। तो आप आर्टिकल 21 इसको याद रखेंगे। और जो प्रस्तावना मतलब प्रस्तावना की जो स्वतंत्रता है वो आपकी असीमित नहीं है। इस पे कानून रोक लगा सकता है। कब लगा सकता है, जब मान लो आपका कभी बाहरी आक्रमण हो जाए या फिर इमरजेंसी का टाइम आ जाए, तो उस समय इस पे रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की विशेषताओं में क्या शामिल नहीं है। ये 30 क्वेश्चन नहीं है, ये आपका पूरा पोस्टमार्टम है उस टॉपिक का, चैप्टर का। ओके, तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में से क्या शामिल नहीं है। क्या आपका जो संविधान है वो सबसे लंबा संविधान है, तो ये एकदम सही है। संसदीय शासन प्रणाली है, एकदम सही है। दोहरी नागरिकता है, जी नहीं, दोहरी नागरिकता शामिल नहीं है। भारत में कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि एकल नागरिकता है। एकल एकल नागरिकता आपकी भारत में है। इसके अलावा इसके अलावा अगर बात कर लें जो आपका क्या बता सकते हैं, चलो भारतीय संविधान के बारे में बात करते हैं। आपका पेपर लिखेंगे यहाँ पर, भारतीय संविधान। आपको जो भारतीय संविधान है इसमें मूलतः कितने आर्टिकल थे, मूल मूल में कितने आर्टिकल थे उनकी बात कर लेंगे। मूल में आपके 395 आर्टिकल्स थे, और आपके जो आपके अनुसूचियां हैं अनुसूचियां हैं अनुसूचियां आपकी 8 थी। अनुसूचियां 8 थी, और आपके पार्ट कितने थे आपके, यानी कि भाग कितने थे आपके, 22 में कितने हैं। और अभी के बारे में बात करें, अभी तो आपके करीब 470 प्लस आपके आर्टिकल्स हो चुके हैं। ठीक है, 12 आपके अनुसूचियां हैं, आपकी आपकी अनुसूचियां अभी 12 है। और आपके जो भाग हैं वो आपके 25 भाग से ज़्यादा, 25 भाग हैं टोटल, ज़्यादा नहीं 25 भाग ही हैं। 25 भाग आपके अभी के लिए मौजूद है। ठीक है, जो भारतीय संविधान है आपका, आपका जो भारतीय संविधान है वो कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है, कठोर तथा लचीला दोनों है आपका। ठीक है, और जो आपके भारत में देखो संसद की सर्वोच्चता भारत में है, संसद प्रधान है भारत में। इसकी प्रधानता को लिया कहाँ से गया है, तो आपका ये यूके से लिया गया है। ठीक है, यूके से आपका लिया गया है। अगर बात करें आपकी जो इंडिया में आपका पिरामिड है, कैसा पिरामिड, गीजा का नहीं, आपका जो पिरामिड है अ, न्याय का, वो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय है आपका। सबसे टॉप पर आपका कौन सा है, सबसे टॉप की बात करें तो आपका देखो सबसे टॉप पर आपका आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे आता है हाई कोर्ट, और उसके सबसे नीचे आते हैं आपके जिला कोर्ट, है ना। जिला कोर्ट आपका एक पिरामिड के आकार में ही बने हुए हैं। और वयस्क मताधिकार आपका जो था आपका, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के जो आपकी 18 से मतलब 21 से 18 से 21 कब कर दी गई थी, नहीं 21 से 18, 21 से 18 आयु फॉर वोटिंग। तो आपका ये 21वां सॉरी 61वां संविधान संशोधन था आपका ये। 61वें संविधान संशोधन के तहत आपका इसमें ऐसा कर दिया गया था। और भारत में सरकार कैसी है,
भारतीय सरकार का प्रकार आपको देखने को मिलेगा त्रिस्तरीय, जिसमें आपका मतलब एक तो आपका ग्रामीण रहता है, फिर आपका जो मतलब एक पंचायत जो ग्राम स्तर का रहता है वो पंचायत पे रहता है, फिर राज्य स्तर पे आता है, फिर केंद्र स्तर पर आता है। आपका है त्रिस्तरीय, स्तरीय नहीं मतलब त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय आपका त्रिस्तरीय आपका है। चलो अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका जो आपको इसमें मिलान करना है। क्या मिलान करना है? निम्नलिखित का मिलान करें। तो जो आपका अमेरिकी जो आपका आयरिश संविधान है तो वो आपका कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी को आप 4 को सी से मिलाइए, यानी कि 4 को सी से मिला दिया, 4 को सी, आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। ए का हमारा दूसरा हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान को हमने विधि का शासन लिया है, आपका ब्रिटिश संविधान से लिया है। बी का 1 यानी कि हम मूल अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं। बाकी जो संविधान ऑस्ट्रेलिया में संविधान संशोधन मतलब सॉरी ऑस्ट्रेलियाई संविधान से आपका क्या लिया गया है, तो संवर्धित सूची का जो आपका विचार लिया गया है वो आपका यहाँ से लिया गया है। इनके अलावा बात करें जो आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन लिख लेते हैं। आपको जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका के अलावा आयरलैंड से तो पता ही, चलो आयरलैंड लिख लो। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड के बाद आपका आता है कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, पहले इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन से आपके लिया गया है विधि का शासन। विधि का शासन या फिर संसद का शासन, संसदीय प्रणाली आपके लिए यहाँ वो तो मैं बता ही चुका। संसदीय प्रणाली आपकी कहाँ से ली गई है, आपका यूके से ली गई है। उसके बाद आपका जो लिया गया है यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी कि एकल नागरिकता, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता है ना, और द्विसदनीय विधायिका, दो सदनीय कार्यपालिका। दो सदनीय कार्यपालिका का विचार आपका ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद अमेरिका से बात कर लें तो आपका मूल अधिकार, मूल अधिकार और आपका स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका आपकी कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है। अमेरिका के इसके अलावा आपका न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली गई है, न्यायिक समीक्षा, आपका न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका से ली गई है। इसके अलावा बात कर लें आपका जो आपका जो उपराष्ट्रपति का पद है, जो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा जो आपका इम्पीचमेंट लगता है किस पर, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग आपका अमेरिका से ही लिया गया है। उसके बाद आपका आयरलैंड से आपका डीपीएसपी लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का निर्वाचन, अ, निर्वाचन होता है, क्या होता है निर्वाचन नहीं, क्या होता है यार वो, अ, मतलब मनोनयन। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन आपका आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और आप जो कनाडा में, कनाडा से लिया गया है जो आपका जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, लिख लेंगे। अवशिष्ट शक्तियों का विभाजन जो आपका किया गया है वो आपका कनेडियाई संविधान से किया गया है। ठीक है, और कनाडा से आपका राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, वो आपका कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा कुछ बात करते हैं, जैसे आपका आता है एक, आप एक तो रुको, फिर आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है आपका जर्मनी। जर्मनी के बाद आपका आता है यूएस, सॉरी रूस, यूएस बता रहा हूँ, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया से आपका संवर्धित सूची ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ली गई है।
और आपका संयुक्त अधिवेशन संसद का, जो आपका आर्टिकल 120 सॉरी 18 में आता है, 108 में आता है, 108 में आपका आता है। जर्मनी से आपका आपातकाल लिया गया है। आपातकाल का जो प्रबंध आपका किया गया है वो आपका जर्मनी से लिया गया है। और मतलब आपातकाल ले तो आपातकाल से जो जितनी भी चीजें हैं वो सब जर्मनी से ली गई हैं। रूस से आपका लिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। FYP यानी कि 5 ईयर प्लान भी आपका रूस से लिया गया है। और आपका जो न्याय वगैरह है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो 3 प्रकार के न्याय होते हैं, आपका सामाजिक हो गया, और आपका इसी तरह से आर्थिक है, और आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राजनीतिक न्याय, ये सब आपके रूस से लिए गए हैं। इतनी जानकारी इसमें इनफ होगी। अभी आगे बढ़ते हैं। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर, ये भी बताया आपको, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो आपको जो 61वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, तो 1988 में आपको देखने को मिला था। फिर एक एक आपका सवाल उठता है कि जो आपका चुनाव है, यानी कि चुनाव की बात चली तो यहाँ पर चुनाव के बारे में हम समझ लेते हैं, चुनाव से जुड़े आर्टिकल जितने भी हैं। तो एक मिनट, आपका एक आर्टिकल आता है 324। फिर एक आपका आर्टिकल आता है 325। फिर इसी तरह से लिखो 326। फिर लिख लो 327। और आपका एक आता है 329। उसके बाद आपका भाग 15 आता है, एक भाग 15 लिख लो। इसमें क्या होगा, चलो समझते हैं एक एक को। जो आपका पार्ट 324 में केस में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। चुनाव चुनाव आयोग का वर्णन आपका 324 में किया गया है, यानी कि इलेक्शन कमीशन का आप जब जिक्र होगा तो आपका आर्टिकल 324 हो जाएगा। आर्टिकल 325 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 325 में ये कहा गया, जनरली इसको कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप इसको याद रखिए, धर्म और जाति के आधार पर, धर्म या जाति के आधार पर आपको वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म या फिर जाति या लिंग के आधार पर आपके साथ वोट कास्टिंग में आपके साथ आ, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 326 इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें वयस्क मताधिकार आता है। वयस्क मताधिकार, ठीक है, वयस्क मताधिकार आपका आर्टिकल 326 में आता है। 327 में यहाँ पर क्या है कि चुनाव चुनाव पे संसद की शक्तियां, चुनाव पर संसद की कौन सी शक्तियां हैं, वे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, बाकी आपका जो 329 है कि जो आपके मामले होते हैं, यानी कि चुनावी मामलों में कोर्ट का हस्तक्षेप, चुनावी मामलों में कोर्ट का हस्तक्षेप आपका दिखाया गया है। बाकी भाग 15 में आपका चुनाव का वर्णन मिलता है। जो आपका चुनाव है, चुनाव का वर्णन आपको भाग 15 में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी कुछ हम बात करते हैं, जैसे आपका एक आप आगे, जैसे कि आपका जो 1989 में है, ये जो आपका वयस्क मताधिकार लागू किसने किया था, तो ये आपका जो वयस्क मताधिकार है, यहीं पीछे ही लिख ले इसको। जो आपका वयस्क मताधिकार है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसमें आपका एज घटा करके ये किया गया था, तो ये कब किया गया था, 19 लागू, आपका लागू यहाँ पर लिखो, ये लागू हुआ था आपका 1989 में लागू हुआ था। तब आपके पीएम कौन थे, तब आपके पीएम थे श्री राजीव गांधी, राजीव गांधी जी आपके तब पीएम थे। और आपका मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, आपका मतदाता दिवस कब मनाया जाता है,
गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 25 जनवरी को 25 जनवरी को आपका मतदाता राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1950 में इसी दिन आपका राष्ट्रीय जो आपका क्या बोलते हैं 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में आपका 25 जनवरी 1950 से ऐसा मनाते हैं हम चले आ रहे हैं। अब बात करते हैं जो ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था। ईवीएम का पहला प्रयोग हुआ था आपका 1982 के 2 में हुआ था केरल में। केरल में मतलब किस स्तर पर हुआ था, तो विधानसभा का चुनाव था ये। विधानसभा विधानसभा चुनाव था। कौन सी सीट थी आपकी, पारूर सीट पर हुआ था। कौन सी, पारूर सीट पर सबसे पहले ईवीएम का यूज किया गया था। ईवीएम के साथ में वीवीपैट का यूज कब किया गया, वीवीपैट, तो वीवीपैट का यूज किया गया था सन 2013 में। 2013 में कहाँ पर किया गया था, तो नागालैंड में यूज किया गया था। इसमें पर्ची निकलती है ना, वो वाला नागालैंड में किया गया था। यहाँ पर मतलब सर्वप्रथम लिख लो, सर्वप्रथम प्रयोग आपका यहाँ पर किया गया था। सबसे पहले चुनाव कब हुए थे, पहले लोकसभा चुनाव आपके, पहले लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव आपके 1951 और 52 में हुए थे। और एक डी फैक्ट ये बनता है कि आपके प्रथम वोट देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो प्रथम वोट देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो आपके हिमाचल प्रदेश के श्याम शरण नेगी थे। कौन थे, अ, श्याम शरण नेगी थे। और इनका जन्म आपका 1917 में हुआ था, और इनकी हाल ही में यानी कि 2022 में इनकी मृत्यु हुई है। और ये आपके हिमाचल प्रदेश के थे, एचपी फॉर हिमाचल प्रदेश से इसकी थे। ठीक है, सर्वप्रथम नोटा कब आया था आपका, देखो 2000 कहाँ गया, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर नन ऑफ दीज एबव। नोटा का यूज आपका 2013 में हुआ था। किसके आदेश से हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आपका ये लागू किया गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन आता है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका सही अर्थ क्या है। भारत का राष्ट्रीय धर्म हिंदू, यानी कि पंथ निरपेक्ष, यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है, सेक्युलर, किसी का धर्म ना हो। तो आपका जो राष्ट्रीय धर्म हिंदू है, तो ये तो गलत है बिल्कुल। सभी नागरिकों को धर्म मानने की मनाही नहीं, बिल्कुल ये भी गलत है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों का समान सम्मान करता है, तो ये एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो इसी अब जो धर्म से जुड़े आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं आपके। अब यहाँ पर हम लिखते हैं आर्टिकल 25, फिर यहाँ पर लिखो आर्टिकल 26, अब लिख लो आर्टिकल 27। ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, इसके बारे में इस पर आप मतलब इसमें बताया कि पंथ निरपेक्ष का ही शब्द यही होता है, इसको इंग्लिश में हम सेक्युलरिज्म के क्या कहते हैं। अब आता है आपका आर्टिकल 28 आता है, फिर इसी तरीके से आपका आर्टिकल 29 आता है, फिर इसी तरीके से आपका 30 आ जाता है। ठीक है, आपका आर्टिकल 25 में क्या है, तो आर्टिकल 25 में है कि आप तो किसी धर्म के अंतःकरण से मतलब तो खुद स्वयं से उसको क्या क्या क्या, क्या लिखो, मतलब उम, प्रचार करना, प्रचार की स्वतंत्रता, प्रचार तथा मानने की स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता, इन स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता तथा धार्मिक कार्यों का जो प्रमुख, उनके बाद धर्मों के बारे में जो बताया गया आपका 25 से लेकर के 30 में बताया गया है। जो आर्टिकल 26 में है, आर्टिकल 26 में आपका ये कहा गया है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, धार्मिक मतलब चंदा वंदा ले सकते हैं आप, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन आपका कहा गया है। आर्टिकल 27 में क्या है, कहा गया है कि धर्म को बढ़ावा देना, मतलब अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देना। धर्म को अगर बढ़ावा देने का काम है, धर्म को ब, ब, बढ़ावा
बढ़ावा दोगे तो आपको टैक्स उस पर नहीं लगेगा, यानी कि जो आपका दान या पुण्य का पैसा होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, या फिर उनके बढ़ावे पर जो जितने भी धनराशि का यूज होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह आपका आर्टिकल 28 है। आर्टिकल 28 में क्या है, आपके जो शिक्षण संस्थानों है, मतलब शिक्षण संस्थान है, इसमें धार्मिक शिक्षा देने की मनाही की गई है। धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण रखा गया है। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। आर्टिकल 30 में है, ये है कि आप अल्पसंख्यक, जो आपके अल्पसंख्यक हैं, आप अल्पसंख्यक जो हैं वो आपके धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा ये लोग दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर कुछ जो आपके सेकुलरिज्म शब्द था, मैं बता चुका हूँ कि आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत आपका सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा गया था। ठीक है। और इसमें क्या बताने वाला है, बाकी हाँ, एक यूसीसी आपका होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आपका आर्टिकल 44 में आता है। सबसे पहले किसने इसको लगाया है, आपने सबसे पहले इसको लगाया है आपका उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड लगाया है। और सेकंड नंबर पे आपका लगाया है वो आपका गोवा राज्य हो गया है। ठीक है। उम्मीद है तीसरे पर कौन आएगा, गुजरात आएगा। उम्मीद है तीसरे पर गुजरात आएगा, क्योंकि वहां पर ऐसी बातें चल रही हैं कि उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है। जो आपका मूल ढांचा घोषित किया गया था, यानी कि मूल ढांचा जो है आपका, जो 42वें संविधान को मूल ढांचा घोषित किया गया था, ये किस केस में किया गया था, तो ये आपका SR बोम्मई केस में किया गया था। किस में किया गया था, SR बोम्मई, बोम्मई केस में आपका ये किया गया था। और ये SR बोम्मई केस आपका कब हुआ था, ये को 1994 में आपका किया गया था। ठीक है। जो आपका पाकिस्तान है वो आपका क्या है, वो आपका इस्लामिक स्टेट है। और जो आप नेपाल है, नेपाल का क्रेजी रहेगा एक, नेपाल, नेपाल क्या था, पहले हिंदू राष्ट्र था। पहले पहले था, आप जो पहले 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 तो हिंदू नेशन था, लेकिन अभी क्या है आपका, ये भी आपका सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। चलो, there is popular sovereignty in India because the preamble of Constitution of India is begin with, भारत के निवासी गलत है, भारत की जनता गलत है, लोकतांत्रिक भारत के लोग गलत हैं। हम भारत भारत के लोग, सबसे पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको ये बताया था। ठीक है। अभी ये क्या होता है कि हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो आपकी इसकी शक्ति होती है, जिसमें आपका सर्वप्रथम शक्तिशाली कौन होता है, इसमें जनता ही सबसे सबसे शक्तिशाली होती है। इसके यानी कि जो प्रतिनिधि आपके कौन होते हैं, जो जनता के द्वारा आपके चुने जाते हैं। ठीक है। और आपका जो यूएनओ का चार्टर है, मतलब उसी से लगभग ये लिया गया है। किस मतलब किससे लिया गया था, वो यूएनओ, यूएनओ चार्टर के द्वारा ये इसको चीज को ली गई है। यूएनओ चार्टर में क्या लिखा है, यूएनओ चार्टर में लिखा है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, सेम सेम ऐसा लगता है। ठीक है। बाकी जो संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता वो होती है, मतलब एक एक टाइप का जो खुद पे शासन कर पाए। संप्रभु खुद से अंतर्गत से आपका जो एकदम संपन्न हो, उसको कहते हैं आपका संप्रभु, है ना।
चलो, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द मूल रूप से मौजूद नहीं है? एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र। इसमें आपका जो अखंडता शब्द है, ये मुझको लग रहा है, यानी कि विच वर्ड वाज नॉट और ओरिजिनली प्रेजेंट इन द प्रीएम्बल अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो इसका अखंडता एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं संविधान दिवस आपका कब होता है। आपका जो संविधान दिवस होता है, संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को बनाया जाता है। ठीक है, और इसको कब से बना रहे हैं हम? 2015 से बनाना शुरू किए थे। और संविधान में आपको समय कितना लगा था इसको बनाने में? समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। 18 दिन इसमें आपको लगा था। जो आपको इसमें खर्चा लगभग कितना आया था? इसमें आपका जो संविधान बनाने में 1947 के करीब में इसका खर्चा कितना आया था? करीब करीब 64 लाख रुपए आया था। ठीक है, और इसका जो प्रतीक क्या है आपका? प्रतीक, भाई भारत के संविधान का जो प्रतीक है वो क्या है आपका? हाथी है। क्या है? हाथी है। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है आपका। ठीक है, भारतीय संविधान के सुलेखक कौन थे? भारतीय संविधान के आपके सुलेखक कौन थे? तो आपकी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये थे। इन्होंने किस में लिखा था? तो इन्होंने इटैलिक शैली, यानी कि मतलब एक कर्सिव वे में लिखा था, और इन्होंने इंग्लिश में लिखा था। इसमें लिखा था इंग्लिश में, इसको लिखा था। ठीक है, और वसंत कुंज क्या बोलते हैं, क्या नाम है, वसंत कुंज वैद्य, वीके वैद्य जी ने आपको हिंदी में लिखा था। वीके वैद्य जी ने आपको ये आपका हिंदी में लिखा था। ठीक है, बाकी जो हस्ताक्षर थे, यानी कि हस्ताक्षर यहाँ पर लिखो, सिग्नेचर, प्रथम और लास्ट, प्रथम एंड लास्ट। हम्म, जो आपके प्रथम हस्ताक्षर थे वो पीएम के थे, और पीएम आपका कौन था? तो नेहरू जी आपके पीएम थे। और आपके लास्ट में किसके सिग्नेचर हुए थे? तो आपके लास्ट में आपका राजेंद्र प्रसाद जी के हुए थे। राजेंद्र प्रसाद जी के हुए थे। और आपके जो ये थे आपके प्रेम बिहारी रायजादा जी थे, इन्होंने आपका इसके लिखने के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया था, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि हम इस पर अ, सारे पेजों पर अपना नाम लिखेंगे, और अपने लास्ट वाले पेज पर क्या लिखा गया था, उन्होंने अपने गुरु का नाम लिखा था। इसका जो अलंकृत किसने किया था, चित्रकारी किसने की थी, सजाया किसने था? तो आप थे नंदू बोस जी। कौन थे? आपके नंदलाल बोस। जनरली लोग नंदलाल बोस को तो पढ़ लेते हैं, नंदलाल बोस को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन नंदलाल बोस के साथ में आपके राम मनोहर सिन्हा भी थे। तो राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने भी ऐसा लगाया था, मतलब इन्होंने इसके साथ में काम किया था। सेकंड, आपका 14 नंबर सवाल आता है कि निम्नलिखित विचारों पर मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बेरोवाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है ये। और आपका फिर क्या है? केशवानंद भारती मौर्य कोड माना अभिन्न अंग है। जी हाँ, तो ये दोनों आपके सही हैं। तो आपका ऑप्शन, यानी कि क्या बोलते हैं, ऑप्शन 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 सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी संबंधित आर्टिकल आपका आता है जिसका नाम है 130
7 आर्टिकल 137 में क्या है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है अपने फैसलों की समीक्षा कर सकता है। अपने फैसलों की समीक्षा कर सकता है। ठीक है, बाकी पीआईएल के जनक कौन है आपके? पीआईएल के जनक, पीआईएल के जनक आपके पीएन भगवती कहे जाते हैं। अरे यार ऐसे भगवती, अगर एडवोकेसी का जो श्रेय जाएगा तो वो किसको जाएगा? वो कपिला हिंगू रानी को जाएगा। कपिला हिंगू रानी को जाएगा। ठीक है, मतलब इन्होंने कुछ कैदी वैदी वाला सीन था जो आपको कहानी पता ही होगी, यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा। इसके अलावा आपकी जो नवी अनुसूची है, इसमें पहले क्या होता था, जो आपके कानून होते थे उनकी समीक्षा नहीं होती थी। ठीक है, इसमें आपके पहले यानी कि पहले समीक्षा नहीं होती थी। नवी अनुसूची के जो विषय हैं इनमें समीक्षा नहीं होती थी, लेकिन 2007 के बाद में इसमें भी होने लगी। ठीक है, बाकी आपका जो आपका क्या है, आपका कॉलेजियम सिस्टम तो आपको पता ही होगा, जजों की नियुक्ति के लिए आपको 1993 में लाया गया था कॉलेजियम सिस्टम, जिसको बताता हूँ अभी। कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम कॉलेजियम जो प्रणाली आपकी है ये कब कब से लागू की गई थी? तो आपका 1940, अरे यार 40 नहीं, 1993 में, 1993 से लागू की गई थी। उसके बाद आपका एनजेएसी आया था। आप बताएंगे एनजेएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये 99वां संविधान संशोधन भी था हमारा। संविधान संशोधन, तो 99वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 2014 में आया था। इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट की मतलब सुप्रीम कोर्ट मतलब इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया गया था, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम की जगह पर एनजेएसी को लाया गया था। ठीक है, जो आपका रिट जारी करने का अधिकार होता है आपका, यहाँ पर लिखेंगे रिट जारी करने का अधिकार। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की बात करेंगे। तो हाई कोर्ट में आपका जो होता है, हाई कोर्ट में आता है, इसका आर्टिकल है 226। बाकी आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसका आर्टिकल है 132। चलो, भारत के संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संघीय व्यवस्था किस संविधान से आपका ली गई है? तो संघीय व्यवस्था मैंने आपको बताया कि भी कनाडा से ली गई है। ठीक है, इसके अलावा बात करें जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 एक भी कुछ बताने वाला नहीं है, इसमें बस ये कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 246 लिख लो। इसके बाद में आपका आर्टिकल 248 लिख लो। आर्टिकल 248 लिख लो। फिर आपका आता है आर्टिकल 249 लिख लो। फिर आप लिखो आर्टिकल 262 लिख लो। और फिर लिख लो आप आर्टिकल 263 लिख लो। एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। जो आपका आर्टिकल 246 में गया है, इसमें क्या है, 7वीं अनुसूची के तहत आपका ये आर्टिकल आता है। और आपका इसमें क्या किया गया है, मतलब शक्तियों का ये नहीं आता है इसके अंतर्गत। इसमें अंदर जो विषय है वो आता है कि शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन आपका ये 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में दिया गया है। आर्टिकल 248 में क्या है, तो आपका जो इसमें है अवशिष्ट शक्तियां हैं, ये भी आपका कनाडा से ली गई हैं, ये भी आपका कनाडा से ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियां आपका किससे ली गई हैं? तो ये भी आपका कनाडा से ली गई हैं, याद रखेंगे इसको आप। आर्टिकल 249 में क्या है कि राज्य सूची पर, इसमें क्या है, राज्य सूची पर, राज्य सूची पर आपका जो संसद है, संसद वो कानून बना सकता है। संसद कानून बना सकता है, ऐसा कुछ मतलब कुछ ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं, लेकिन किसकी सिफारिश पर? किसकी सिफारिश पर? सिफारिश भी तो होनी चाहिए, तो सिफारिश आपकी इसकी होगी इसमें आपके राज्यसभा की, राज्यसभा की। ठीक है,
राज्यसभा की आपका इसके हो जाएगी। इसके बाद जो आर्टिकल 262 है, इसमें क्या है, अंतर नदी अंतर्राज्यीय, मतलब अंतर्राज्यीय जल विवाद, अंतर्राज्यीय जल विवाद, जल विवाद आपका 262 में दिया गया, और 263 में क्या है आपका, अंतर्राज्यीय परिषद। नो एक्स्ट्रा बातें, प्योर कंटेंट, अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है। इसके बाद ये समझ लीजिए कि जो आपका जो ये पहले जो यूनियन का शब्द हुआ करता था वो फेडरेशन से होता था। जो आपका पहले होता था वो क्या था आपका, फेडरेशन था। इसकी जगह पर आपका यूनियन शब्द मतलब क्यों चुना गया था, ये ऐसा किसने कहा था, मतलब कहने का मतलब जो फेडरेशन शब्द था इसकी जगह पर यूनियन, यूनियन शब्द को कौन लाया था, तो वो आपका बी आर अम्बेडकर जी थे। बी आर अम्बेडकर जी ने फेडरेशन को रिप्लेस किया था यूनियन से, है ना। और जो बाकी है जो केसी हुयर, क्या नाम, इनका इनका नाम ही नहीं ले पाता हूँ मैं, केसी हुयर हुयर केसी हुयर, इन्होंने कहा था आपका सहकारी संघवाद, सॉरी अर्ध संघीय, क्वाजी फेडरल आपको इंडिया को कहा था इन्होंने, क्या था, अर्ध संघीय, भारत का जो संघवाद है वो आपका अर्ध संघीय है। क्या है आपका, अर्ध संघीय है। ठीक है। और मॉरिस जोन्स ने क्या कहा था, यहाँ पर लिखो, मॉरिस जोन्स ने, मॉरिस जोन्स ने क्या कहा था, मॉरिस जोन्स ने कहा था आपका बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा था, यानी कि सौदाकारी संघवाद कहा था इनको, इन्होंने क्या कहा था, सौदाकारी, सौदाकारी संघवाद कहा था। ठीक है। और एक परमात्मा और हुए इसमें आपके, यहाँ पर लिखोगे, जिनका नाम था पॉल एप्पलबी। कौन थे भैया आपके, पॉल एप्पलबी। ठीक है। पॉल एप्पलबी ने कहा था भारतीय संविधान के बारे में, मतलब जो आपका भारतीय भारतीय जो व्यवस्था है, संविधान व्यवस्था, उसके बारे में कहा था, इसको कहा था अत्यंत संघीय। कैसा कहा था, भारतीय संविधान मतलब भारतीय व्यवस्था को, भारतीय व्यवस्था को अत्यंत अत्यंत संघीय की संज्ञा संज्ञा आपका पॉल एल्बप्पी ने दी थी। ठीक है। ओके। और आपका जो एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 303(1)(2), इसमें क्या कहा है आपका, इसमें आपका अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं, और ये क्या है आपका, ये एकात्मक लक्षण है, एकात्मक लक्षण की ओर ये आपका अपने गुणों को दर्शाती हैं, एकात्मक लक्षण को आपका ये दिखाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। 17 मिस है गया, अच्छा 15 ही था, ठीक है, 16 पर आते हैं। इसमें आपका क्या कहा गया, तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में गलत कथन चुने। तो यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये तो हो चुका है क्या, सिंगल सिटीजनशिप, ये रिपीटेड सा लग रहा है क्वेश्चन। लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है, गलत चुने। और इसमें क्या था आपका, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, चलो छोड़ो।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गलत है, यानी कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान इंडिया में नहीं है, तो आप इसको कर लेंगे। बाकी इसके बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बने हैं उसको मैंने आपको बता दिया है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि भारतीय जो संसद प्रणाली है उसमें और आपका जो ब्रिटिश संसद प्रणाली है उसमें क्या अंतर देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलता है? क्या भारत में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली है? भारत में संसद सर्वोच्च है? भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका है? देखो, नाम मात्र की ये तो गलत है बिल्कुल। भारत में प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है, बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे कहा क्या गया है? इसमें कहा गया व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द, देखो या आप ये सब चीजें आपकी इंडिया में मैच करती हैं, है ना, इंडिया में लगभग लगभग मैच करती हैं, लेकिन जो आपका जो भारत में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली है, तो आपका न्यायिक समीक्षा जो आपका ब्रिटेन में है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में है, वहां पर ये नहीं है। वहां पर ऐसा बताया गया है। ब्रिटेन में क्या है, संसद सर्वोच्च है, जी हाँ, यहाँ वहाँ भी सर्वोच्च है। और यहाँ पे क्या है, मतलब एक नाम मात्र की कार्यपालिका ब्रिटेन में। इंडिया हैज नो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ऐसा नहीं है यार, बाकी ये ऑप्शन पे बच जाओ, ये ऐसे दिया गया है, ये गलत है ऑप्शन, ठीक है, मतलब फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन आपका, ये वाली लाइन गलत है आपकी। बाकी आपको न्यायिक समीक्षा वाला है, आप इसमें आपको क्या देखेंगे, जो भारत में आपको न्यायिक समीक्षा है वो एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, ठीक है। और जैसे आपका ब्रिटेन में आपकी ये एक चीज़ है, ब्रिटेन में, यहाँ पर लिखेंगे ब्रिटेन, ब्रिटेन में आपके चलता है एक छाया मंत्री, छाया मंत्री नहीं, छाया मंत्रिमंडल, छाया मंत्रिमंडल आपका ब्रिटेन में चलता है ना। मतलब इसमें, और जो ये छाया मंत्रिमंडल होता है, तो इसको, इसका रोल क्या रहता है? छाया मंत्रिमंडल होता क्या है, तो ये विपक्ष को कहा जाता है वहाँ पर। वहाँ पर विपक्ष को क्या कहते हैं? छाया मंत्रिमंडल के नाम से हम जानते हैं। और जो पीएम होता है यानी कि ब्रिटेन का, उसमें वो भी आपका निचले सदन के, मतलब क्या होता है कि वो भी निचले सदन से ही होता है। और लेकिन इंडिया में ऐसा क्या है, ये देखो ये वाला, निचले सदन का नेता होता है, जनरली जनरली होता है, लेकिन आप याद करेंगे कि जब पीएम, जब हमारे मनमोहन सिंह जी थे, वो संसद का सदस्य होना चाहिए। मनमोहन जी थे आपके, वो राज्यसभा के सदस्य थे, वो राज्यसभा के आपके सदस्य थे। तो ये भी आपका एक फैक्ट गलत है। और संसद, भारत में संसद सर्वोच्च है, जी हाँ, ये सर्वोच्च है, और भारत में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली है, तो जी हाँ, ये भी आपका सही हो जाएगा। नहीं यार, भारत में संसद सर्वोच्च है, भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च है, तो ये भी आपका गलत होगा, ठीक है। और जो न्यायिक समीक्षा है आपकी, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लो। जो आपकी न्यायिक समीक्षा है, ये आपका यूएसए एंड इंडिया में है, बट ब्रिटेन में नहीं है। बट ब्रिटेन में क्या है, आपका वहाँ पर न्यायिक समीक्षा नहीं दी गई है। चलो, अभी आगे बढ़ते हैं। कथन नंबर 18 नंबर कथन में दिया गया है कि भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः एकात्मक। चलो, इसमें क्या दिया गया, इसे अर्धसंघीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अर्धसंघीय कहा जाता है। जी हाँ, क्वाज़ी फेडरल बिल्कुल। और आपका जो बी वाला का, मतलब ये कारण है, उसके बाद आपका निष्कर्ष जो ए और आर, ये आपके दो निष्कर्ष दिए गए हैं, मतलब कथन दिए गए हैं। भारत संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः एकात्मक है, जी हाँ, तो ये भी आपका सही है ना। आपका भारतीय संविधान जो है ना तो पूर्णतः संघात्मक है ना ही एकात्मक है, ये वाला सही है। इसके बाद अर्धसंघीय है, जी हाँ, एकदम से ये भी सही है। तो आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। फिर आपका आता है ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपका जो आर वाला है, अर्धसंघी, जो इसकी व्याख्या करता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
वो आपका ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि आपका ए और आर दोनों सही, लेकिन ए सही आर गलत, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए गलत ए सही, ए आर इज फॉल्स। ये क्या है, ऑप्शन इसके गायब है क्या, ये गलत दिया गया यहाँ पर। तो आपका जो इसमें ऑप्शन आएगा आपका, तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें ऑप्शन सही दिए नहीं है, ए सही है आर गलत है। इसमें देखो ये आगे पीछे दिया गया ना, तो ये उत्तर जो होगा आपका, इसमें ऑप्शंस आपके गलत होंगे, ठीक है। जो आपका जो केंद्र रहता है वो आपका राज्यों की तुलना में ज़्यादा ताकतवर रहता है, ये आप याद रखेंगे। जो आपका एकल संविधान होता है, ये आपका मतलब मतलब ये जो आपका एकल संविधान होता है, इसमें आपका ये नहीं कि हर एक राज्य का अपना अलग संविधान होगा। वो आपका एकल संविधान मतलब पूरे देश में आपको गवर्न करेगा। जैसे जम्मू कश्मीर पहले अलग था, यानी कि उसके प्रावधान जो आपके आर्टिकल 370 वगैरह में दिए गए थे, लेकिन उसको डिमोलिश करके अब यहाँ पर अब सिंपली एक ही संविधान लागू कर दिया गया है, ठीक है। और एकीकृत न्यायपालिका क्या होती है, समझो यहाँ पर। एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका वो होती है जिसमें मतलब राज्यों के लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है। राज्यों के लिए अलग से आपका सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो नहीं होता है, वही होती है आपकी एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत का मतलब है एक ही न्यायपालिका होगी जो कि सर्वोच्च होगी। आप क्या बताइए, क्या आज जो यूएस है आपका, जो यूएस है, क्या वहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है? तो नहीं, वहाँ पर हर स्टेट के पास अपना सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ पर हर स्टेट के पास अपना सुप्रीम कोर्ट है। और जो भारत का जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, वो आपका अंतिम क्षेत्राधिकार आपका एक सुप्रीम कोर्ट है। बट वहाँ पर आप अपने ही एरिया में कर सकते हैं। और बाकी है तो वहाँ पर भी एक सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो आपका यूनियन के मामलों को सुनता है। किसको सुनता है आपका, वो यूनियन के मामलों को सुनता है। और जितने भी आपातकाल की प्रावधान भारत में दिए गए हैं, जिस जिस आर्टिकल में आपका, चाहे वो 352 हो, या फिर 56 हो, 356 हो, या फिर 360 हो, इनकी सबकी प्रवृत्ति कैसी है, ये सब एकात्मक हैं आपके। ये सब कैसे हैं आपके, ये सब आपके एकात्मक है। इनका जो ढांचा है, इनका जो आपका प्रारूप है, वो आपका है, वो एकात्मक है। फिर बात करते हैं आपका, जो आपका हो गया ना, 19 नंबर पे आते हैं, चलो। एकल नागरिकता, यानी कि एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो मैं आपको हजारों बार बता चुका हूँ कि आपका एकल नागरिकता आपका ब्रिटेन से लिया गया है। अब नागरिकता से संबंधित कुछ आर्टिकल समझ लेते हैं। जैसे आपका आर्टिकल 5 है, यहाँ पर लिखेंगे आपका आर्टिकल 5 है। एक आर्टिकल आता है आपका 6, एक आर्टिकल आता है आपका 8, फिर 9, और आपका इसी तरीके से एक आर्टिकल आता है आपका 10, और एक आर्टिकल आपका आता है इसी तरीके से आपका 11। इन सब के बारे में एक एक करके जब हम अच्छे से जानकारी लेते हैं। जो आपका आर्टिकल 5 में क्या है कि संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता थी, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, उसका वर्णन दिया गया है। संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता थी उसमें दिया गया है। और आर्टिकल 6 में क्या गया है कि पाकिस्तान से भारत आए जो लोग आए थे आपके, पाकिस्तान से भारत जो आए थे, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है।
आर्टिकल 8 में क्या कहा गया, पीआईओज के बारे में बताया गया है। पीआईओ, और पीआईओ क्या होते हैं आपके, पीआईओ क्या होते हैं आपके, मतलब विदेश में रहने वाले, जो आपके जितने भी भारतीय हैं जो विदेश में रहते हैं, विदेश में रहने वाले भारतीय, ये सही रहेगा, विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता, विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। और आपका आर्टिकल 10 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है नागरिकता जो है आपका मतलब 10 या 9, नहीं 9, पहले 9 समझ लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, मतलब अ, जैसे आर्टिकल 9 में क्या गया, मतलब एकल नागरिकता से संबंधित इसमें कुछ आपका प्रकार बताया गया। जैसे आपका कोई विदेशी नागरिक है ना, नहीं यार, जैसे आपका कोई भारतीय नागरिक है, तो अगर वो विदेश की नागरिकता ले लेगा, विदेश की नागरिकता लेने पर, विदेश का नागरिक आप बन गए हैं, तो आप भारतीय नहीं कहलाएंगे। भारतीय नागरिक आप नहीं कहलाएंगे, इसमें ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 10 के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर, और 11 के बारे में यहाँ लिख लेंगे। आर्टिकल 11, आर्टिकल 10 में आपका ये कहा गया है कि नागरिकता के अधिकारों में बना रहना, यानी कि नागरिकता के जितने भी अधिकार हैं, अधिकार, यहाँ पर सिंपल सी बात है, यानी कि अधिकारों का वर्णन है, अधिकारों का वर्णन, नागरिकता के अधिकारों का वर्णन आपका यहाँ पर किया गया है। और जो आपका इसमें कानून बनाने के विषय में जो है, कि संसद जो है, आर्टिकल 11 में कहा गया संसद जो है कानून बना सकती है, किस पे, नागरिकता पर कानून बना सकती है। ठीक है, चलो अभी आपका समझते हैं कि आपका अधिनियम, जो आपके जो आपके प्रमुख नागरिकता से संबंधित जो प्रमुख अधिनियम आए हैं वो कब कब आए हैं, प्रमुख अधिनियम। प्रमुख नागरिकता अधिनियम आपके जो आए हैं वो सबसे पहले आपका आया है, सबसे पहले आपका जो आया है वो आपका आया है 1986 में, 1986 में। फिर आपका कब आया, ये आपका आया 1992 में। फिर आपका आया 2003 में। फिर आपका आया 2005 में। फिर आपका आया 2015 में। उसके बाद आपका 2019 में आपको नागरिकता संशोधन देखने को मिला है। आप ये बताएंगे नागरिकता है भारत में, प्राप्त करने के कितने प्रकार हैं, प्राप्त आप कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो 5 प्रकार से कर सकते हैं। वो कौन कौन से, वो आप जानते होंगे, उनको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका जन्म हो गया, वंश हो गया, पंजीकरण हो गया, और आपका एक तो आपका देशीकरण हो गया, है ना, और इसी तरह से आपका है। और समाप्ति के कितने तरीके हैं, आपके जो समाप्ति के तरीके हैं वो कुल हैं 3 प्रकार। तो त्याग देना, या वंचित रखना किसी को, या फिर बर्खास्त कर देना। और जो आपको एनआरआई हैं, जो एनआरआईज हैं आपके, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस, एनआरआईज हैं आपके, वो वोट दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं, पर चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं आपका, जितने भी एनआरआईज होते हैं। अब जो इतने ओसीआईज होते हैं, यानी कि विदेश में नागरिक होते हैं, लेकिन मतलब वोट दे सकते हैं और मतलब खेती की जमीन वगैरह नहीं खरीद सकते, उनको कहा जाता है ओसीआईज, ओवरसीज इंडियंस। ओसीआई का मतलब क्या होता है, मतलब विदेशी नागरिक होते हैं, ये सब विदेशी नागरिक होते हैं जो आपका इंडिया के सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो इनको पहले ओसीआई रहना पड़ता है। फिर आपका जो क्या क्या है कि इनको भारतीय नागरिकता मिलती है। विदेशी नागरिक जो हैं आपके, ये आपका जो है वोट नहीं दे सकते हैं, इनको ना वोट देने का अधिकार है। और इसमें नो लैंड फॉर फार्मिंग, नो लैंड फॉर, नो लैंड फॉर फार्मिंग, यानी कि विदेशी, यानी कि ओसीआई जो होते हैं, ओवरसीज इंडियन जो होते हैं आपके, ये आपका ना ही वोट दे सकते हैं और ना ही आपका जमीन खरीद सकते हैं खेती के लिए। और आपका यूएसए में दोहरी नागरिकता है, आपको पता ही है। और चलो, और हाँ, दोहरी नागरिकता से याद है, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड
कश्मीर है, इसमें 317 हटने से पहले 2019 तक इसमें दोहरी नागरिकता थी। इसमें कौन सी नागरिकता थी? तो इसमें भैया दोहरी नागरिकता थी। ये स्पेशल फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। चलो अभी बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जिसमें आपका मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, आपातकाल, आपातकाल उपबंध और संविधान संशोधन दिया गया है। तो संविधान संशोधन तो आपका लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि डी का तीसरा। ऑप्शंस को मैच करना चाहेंगे हम यहाँ पर। एक मिनट। तो आपको जो संविधान संशोधन है वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। आपातकाल के उपबंध आपको लिए गए हैं वो आपका जर्मनी से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तो आपका डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। और आपको जो मौलिक अधिकार है आपका अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और डी का आपका डी का तीसरा हो जाएगा। तो डी इसमें 2 है, ये भी नहीं होगा। मतलब डी का 3 है, डी का 3 इसमें भी है। और आपका सी का 1, सी का 1, तो सी का 4 होगा। तो आपका सी का 4 इसमें है। तो आपका ये वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। जापान से आपका क्या लिया गया है, इसको लिखते अगर आ ही गया है तो आपको पिछले हमने इसके जापान के बारे में नहीं किया था। जापान के बारे में क्या लिया गया है, इसमें दिया गया है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपकी जापान से ली गई है। और मैं बता चुका हूँ कि आपका जो आपातकाल है वो आपका 3 आर्टिकल्स में आता है, जो आपका 52, 56 और 60 है। 352, 56 और 360 इनमें दिया गया है। बाकी इसमें तो और क्या ही आपको कहा जाएगा। और हाँ, जो आपका भारतीय संविधान है इसमें एक आलोचनात्मक फैक्ट ये है, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा गया है। भारतीय संविधान को यहाँ पर लिख लो। उधार का थैला कहा गया है। बाकी जो आपका जो भारतीय संविधान है आपका, ये जो आपका भारतीय संविधान आप जो करंट पे देख रहे हैं, इसका जो आपका लगभग लगभग इसमें जो प्रमुख सोर्स इसका रहा है, लगभग यही करीब 70% चीजें जो आपकी ली गई हैं वो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। ठीक है। चलो फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में वयस्क मतदाता की आयु घटाकर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें बातें नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 22 आता है आपका। इसमें क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर आपके लाए गए थे? चलो देख लेते हैं। आपका क्या है इसमें, आपका जो स्वर्ण सिंह समिति, मैं आपको बता चुका हूँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है आपका, ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। आप समझ लेते हैं मौलिक कर्तव्य के जो प्रमुख आर्टिकल्स होते हैं, लाइक 51 ए तो होते हैं मौलिक कर्तव्य आपका जो है, यहाँ पर लिखेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य तो आपका 51 के ए में दिया गया है। अब 51 ए के सब क्लॉज को पढ़ लेते हैं एक बार। 51 ए, इनके सब क्लॉजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें आपका आएगा ए और बी को पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ेंगे। और आपका ई आ गया, और एक आपका जी आ गया, और आपका के आ गया।
ठीक है। आपका ए में क्या है, इसमें आपका संविधान, राष्ट्रगान, और जो आपका एक आपका राष्ट्रध्वज, हाँ, राष्ट्रध्वज, इनका सम्मान करना है। क्या करना है, इनका सम्मान करना है। और आपको जो बी में है आपका लिखा गया है, जो आपके स्वतंत्रता में आपके जितने भी आदर्श हैं, आपके स्वतंत्रता सेनानी या फिर स्वतंत्रता आंदोलन के जो आदर्श हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के आपके जो आदर्श हैं, इनकी आदर्शों का पालन करना, इनको सम्मान करना। ठीक है। और आपका जो आपका 51 के ई में है, ई में आपका क्या हो जाएगा, अब महिलाओं का सम्मान करना, तब भाईचारे को बनाए रखना, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान आपका इसमें दिया गया है। जी क्या है, जी फॉर ग्रीन होता है, जी फॉर आपका ग्रीन होता है, यानी कि इसमें पर्यावरण की बातें कही गई, इसमें आपका पर्यावरण की बातें कही गई हैं। और जिससे आपका इनकी पर्यावरण की सुरक्षा करना है, इनसे संबंधित जितने भी हो जाए पर्यावरण संबंधित, इनकी झील, नदी, ये सब जितनी भी पर्यावरण संबंधित चीजें हैं, इनकी सुरक्षा करने का आपका इसमें किया गया है। और आपका के में क्या है, 51 एक एक के में क्या गया है, इसमें ये कहा गया है जो आपका जो माता पिता हैं, इनका वो कर्तव्य है कि आपके जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा दें। और ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य है आपका। आप ये बताइए कि जो आपका मूल संविधान था, जो आपका मूल संविधान था, उसमें कितने कर्तव्य थे? मूल संविधान में आपके 0 कर्तव्य थे। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के तहत आपका 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। इसमें आपके 10 जोड़े गए थे। ठीक है। जो इस समय आपका पीएम कौन था, यानी कि 1976 में आपका पीएम कौन था, वो आपकी इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है। अभी बात करते हैं जो आपका जो 11वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था, 11वां, ये आपका 1986 में हुआ था। ठीक है। सॉरी 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 86 संविधान संशोधन है आपका। जो मतलब इसका जो 11वां जो आपका जोड़ा गया है, आपका ये वाला जो है आपका 11वां, ये जोड़ा गया होगा 86वें में, आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का इसमें प्रावधान किया गया है। और ये आपका कब आपको ऐड किया गया था, आपका ये 2002 में ऐड किया गया है। कब ऐड किया गया है, 2002 में ऐड किया गया है। ठीक है। भाग 4 ए में क्या है आपका, भाग 4 ए, भाग 4 एक ऐसा पार्ट है, भाग 4 ए जो आपका ऐसा पार्ट है जिसमें सिर्फ एक, जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, ये फैक्ट याद रखेंगे, जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, वो आपका भाग 4 का ए है। ठीक है। और जो आपकी जितने भी कर्तव्य होते हैं आपके, ये सब मौलिक कर्तव्य, ये विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं, विदेशी पर लागू नहीं होते हैं, ये आपके भारतीयों पर लागू होते हैं। याद रखेंगे ये सब फैक्ट्स को, आराम आराम चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। एक आपकी आई थी वर्मा समिति, यहाँ पर लिखो वर्मा समिति, और ये कब आई थी आपका 1999 में, यहाँ पर रोको लिखो 1999 में आपकी आई थी। इसमें क्या बताया गया था कि कर्तव्य को लागू करने के लिए कानूनी प्रावधान बनाए गए थे, है ना, मतलब कर्तव्यों को लागू करने के कानूनी प्रावधान, कानूनी प्रावधान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में का क्या कहा गया है, आपका कानून का शासन किस संविधान से आपका लिया गया है। तो ये भी एक टाइप का रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपका ब्रिटिश संविधान से आपका लिया गया है। और आप ये बताइए जो आपका ब्रिटिश संविधान है, ब्रिटिश संविधान के जनक कौन है।
ब्रिटिश संविधान के जनक कौन है? तो एवी डाइसी। कौन है भैया आपके? एवी डाइसी। एक मिनट। तो आपको जो एवी डाइसी है यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये आपका एवी डाइसी जो है आपका ब्रिटिश संविधान के जनक के रूप में हम इनको जानते हैं। और जो यहाँ पर आपका इसका जो अर्थ क्या होता है, ब्रिटिश संविधान का अर्थ क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश संविधान का अर्थ क्या है, यहाँ पर लिखो ब्रिटिश संविधान का आपका अर्थ क्या है। तो इसमें क्या है, कानून सर्वोच्च है। यहाँ पर कानून सर्वोच्च है, जैसा कि भारत में। संविधान का अर्थ क्या होता है, कहने का मतलब ये ओवरऑल संविधान का अर्थ, कानून प्राइम है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। ठीक है, बाकी बाकी कोई व्यक्ति प्राइम नहीं होता है संविधान के अंतर्गत। उसमें आपके जो कानून बनाए जाते हैं वही आपके उसमें प्रधान होते हैं। आर्टिकल 14 की बात कर लेते हैं, इससे संबंधित आपका एक आर्टिकल है। इसमें क्या है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष विधि के समक्ष विधि के समक्ष समानता आपका इसमें दिया गया है। जो अब लेकिन यानी कि विधि के समक्ष सब बराबर होंगे, इसमें अपवाद ये आता है, जो आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं, आपके जितने भी आपके राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति और राज्यपाल पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है, और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में आपको बताई चुका कहाँ से ली गई है। चलो, अभी आपका 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। भारतीय संविधान कौन सा होना चाहिए, यह सुनिश्चित करता है कि राज्यों में ग्राम पंचायत राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन होगा। तो आर्टिकल 40 आपका इससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 40। 40 उत्तर हो जाएगा। चलो, इसके बारे में जो मैं आपको टास्क देता हूँ, एक टास्क ये रहेगा कि जो अनुच्छेद 243 होता है आपका, इन जो ग्राम पंचायत से जुड़े जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनका आप पूरा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, इसके अनुच्छेद में मतलब आर्टिकल 243 में इसकी परिभाषाएं दी गई हैं, पंचायत वगैरह की परिभाषाएं दी गई हैं, इसलिए पंचायत की परिभाषाएं आपको आर्टिकल 243 में दी गई हैं। इसी में से एक आध में बता देता हूँ, जैसे आपको 243 ई है, 243 ई है, 243 आई है और 243 के है। मैं ये सिर्फ 3 बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, 243 ई में आपका दिया गया है कार्यकाल, पंचायत का जो होगा कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल दिया गया है जो कि 5 वर्ष का होता है। आई में क्या है, तो इसमें राज्य वित्त आयोग है आपका, इसमें क्या है, राज्य वित्त आयोग के बारे में इसमें बताया गया है। 243 के में क्या है, तो इसमें राज्य निर्वाचन आयोग है। इसमें क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग है। और आपको इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था, यानी कि ग्राम पंचायतों के गठन को संबंधित मतलब इसकी जो आपकी ये मतलब इनका गठन जो है आपका, इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था। ग्राम पंचायतों के गठन को संवैधानिक दर्जा आपको मिला था करीब 73वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में आपको ये मिला था। ठीक है, आपकी जो 11वीं अनुसूची है आपकी, इसकी अनुसूची कौन सी है आपकी, अनुसूची है आपकी 11वीं, जिसमें आपके 29 विषय देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको कितने विषय देखने को मिलते हैं, इसके 29 विषय देखने को मिलते हैं। अगर बताया जाए कि आपकी जो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित जो समिति है आपकी, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो आपकी समिति है वो आपकी बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी आपकी, मतलब बलवंत
बलवंत राय मेहता समिति, जो आपकी इसने ही त्रिस्तरीय रखने का सुझाव दिया था, त्रिस्तरीय व्यवस्था को रखने का सुझाव दिया था। अब बताइए, जो आप बलवंत राय मेहता तो होगी, अब अशोक मेहता समिति क्या का काम क्या था? अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ने क्या किया था जी? आपकी कब आई थी ये? 1970, उसी समय लगभग आई थी, 1977 में आई थी, मतलब पहले आई थी ये। और इसने क्या कहा था? द्विस्तरीय व्यवस्था, जिसको मना कर दिया गया था, जिसको माना नहीं गया था। ठीक है, अब बताइए पहला राज्य कौन था इसको अडॉप्ट करने वाला? पहला था आपका राजस्थान। कौन सा जिला? राजस्थान का नागौर। कब आपका होता है? तो 2 अक्टूबर, पंचायती राज दिवस भी आपको लगभग, नहीं, ये नहीं याद है मुझको अभी। और आपका ये 1959 में आपका इसको किया गया था। ठीक है, नागौर को, आपको राजस्थान में आपका नागौर पड़ता है, उसको आपका 1959 में आपको ये किया गया था, है ना। और फिर आपका एक कोई फैक्ट बनता है, हाँ, इसमें जो सेकंड दूसरा राज्य था आपका, सेकंड राज्य वो था आपका एपी। एपी बोले तो आंध्र प्रदेश। चलो, भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में आपका संविधान सर्वोच्च है। कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च लगा सकते हैं, लेकिन आपको संविधान आपका सर्वोच्च होगा। वरीयता क्रम को समझेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वरीयता क्रम, कौन सर्वोच्च है, कौन क्या है। सबसे पहले आपका राष्ट्रपति आता है। यहाँ पर देखो, सर्वोच्च कौन है भारतीय राजनीति व्यवस्था में? या संविधान, अच्छा हाँ, तो संविधान ही आपका सर्वोच्च होता है, लेकिन आप वरीयता क्रम आप समझ लीजिए, जो आपके जो पदों के वरीयता क्रम होते हैं ना, जो आपके पदों के होते हैं, तो पदों के हिसाब से आपका राष्ट्रपति जो होगा, आपका जो राष्ट्रपति होगा, है ना, आपका जो राष्ट्रपति होगा आपका, वो प्रधान होगा। फिर उसके बाद आपका उपराष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति के बाद आपका प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। फिर आपका राज्यों के राज्यपाल आ जाएंगे, राज्यों के राज्यपाल आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति आपका आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा उप प्रधानमंत्री। जनरली ये आपका कोई ऑफिशियल पद नहीं है समय संविधान में, लेकिन आपका एक आध बार आपके रहे हैं उप प्रधानमंत्री। और उप प्रधानमंत्री के बाद आ जाएगा आपका सीजीआई, और लोकसभा के स्पीकर वगैरह आपके आ जाएंगे। ये होता है आपका टोटल एक ट्री टाइप का आप समझ लीजिए। बाकी जो आपका संविधान के जो रक्षक हैं, रक्षक के रूप में आपका सुप्रीम कोर्ट जाना जाता है। ठीक है, और जो आपका संविधान का अभिभावक है, मतलब रक्षक और अभिभावक एक ही होता है, तो इसमें आप राष्ट्रपति नहीं लगाएंगे, इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है, सरकार का जो प्रमुख होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ये सब जनरल जो आपके फैक्ट्स हैं सब पता होना चाहिए, प्रथम नागरिक वगैरह आपको सब पता होना चाहिए। अभी आप चलते हैं 26 पर, त्रिस्तरीय संविधान, त्रिस्तरीय सरकार को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? मतलब 3 स्तर की जो सरकार थी उसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो आपको 1992 में इसको मिला था, मैं आपको बता चुका हूँ। इसका भाग क्या है? किस भाग के तहत जोड़ा गया है? तो 9A के तहत आपका ये जोड़ा गया है, 9A के तहत आपका ये जोड़ा गया है। इसकी अनुसूची कौन सी? इसकी अनुसूची है 12वीं अनुसूची, जिसमें आपके 18 विषय देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके 18 विषय देखने को मिलते हैं। ये आपका लागू कब हुआ था? ये आपका लागू हुआ था आपका करीब 1 जून को 1993 में आपका लागू हुआ था। इसमें कितने प्रकार होते हैं? एक आपका नगर पंचायत हो गया, है ना, नगर पंचायत हो गया।
नगर पालिका परिषद हो गया, और आपका नगर निगम हो गया। सबसे छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, नगर निगम हो गया आपका। जो आपको मेयर होता है, मेयर, जिसको मेयर कहते हैं, मेयर आपका क्या होता है, वो नगर निगम का प्रमुख होता है। ठीक है, चलो। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? तो आइवर जेनिंग्स ने कहा। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपका ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब संविधान सभा से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। संविधान सभा, जो आपकी संविधान सभा थी, पहले हेडिंग्स लिखते हैं, बाद में लिखेंगे। जैसे आपकी जो प्रथम बैठक हुई, ये कब हुई? जो आपकी प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई? प्रथम बैठक की बात करें, जो आपके स्थायी सदस्य थे, स्थायी अध्यक्ष, वैसे बहुत ही वायरल रहते हैं, आपको ये जानना चाहिए। और आपके जो संवैधानिक सलाहकार थे, आपके संवैधानिक संवैधानिक सलाहकार। इसके बाद आप समझिए प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को वैसे इससे इस वाले पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आपका प्रारूप समिति है, और सदस्य कितने थे? ठीक है, और महिलाएं कितनी थी? इतने जनरल फैक्ट इसके बारे में बनते हैं। जो आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जो आपका संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, वो आपका 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके जो अस्थायी सदस्य थे, वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और आपके जो अरे यार, ये संविधान सभा के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आपका प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और सच्चिदानंद सिन्हा हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे इसके, जो कि फ्रांसीसी पद्धति के द्वारा जो श्रेष्ठ था उसमें उनको बनाया गया था। ओके, उनको बनाया गया था। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष है आपके डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार आपके थे बी एन राव। बी एन राव। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे आपके, वो बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर थे। इसमें कुल महिलाएं थी 15। 15 महिलाएं थी। और आपका जो इसमें टोटल देखा जाए तो इसमें बंटवारे के बाद में 299 हो गए थे। बंटवारे के पहले कितने थे, आप ये बताएंगे कि जो हमारा बंटवारा नहीं हुआ था उससे पहले आपका कितने थे? ये आपका वर्क है, ये आपका वर्क है। बंटवारे से पहले टोटल कितने हमारे सदस्य हुआ करते थे हमारी संविधान सभा में? चलो, अभी हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, भारत में एकीकृत न्यायपालिका का क्या अर्थ है? भारत में जो एकीकृत न्यायपालिका है, केंद्र और राज्य के कानून लागू करने के लिए एक ही न्यायिक प्रणाली। तो पहला ऑप्शन ही एकदम आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका क्या होगा? एकदम से सही हो जाएगा। और राज्यों को अपने अलग सुप्रीम कोर्ट, ये आपका यूएसए में देखने को मिलता है। ये आपका कहाँ देखने को मिलता है? यूएसए में देखने को मिलता है। उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं, इसके अधीन ही आता है, क्योंकि ये उसको फैसलों को बदल सकता है। तब यहाँ पे वैसे तात्पर्य का पूछा है, तो आप ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे। कार्यपालिका ही न्याय करती है? नहीं, कार्यपालिका सिर्फ कार्य करती है, न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना। अब हम समझ लेते हैं न्यायपालिका से संबंधित में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। जैसे जैसे आपका जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल 1 आता है, जिससे कि उसमें आपका आगे आर्टिकल 124, फिर आ गया आपका आर्टिकल 129 आ गया, फिर आपका आ गया आर्टिकल 131 आ गया, फिर आपका आ गया आर्टिकल 141 आ गया, फिर उसके बाद आपका आर्टिकल 143 आ गया, फिर आपका जो आर्टिकल है वो 214 आ गया। ठीक है, आर्टिकल 124 में क्या कहा गया? आर्टिकल इसमें क्या है आपका? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, यानी कि एससी की स्थापना, प्रावधान दिया गया है इसमें आपका स्थापना। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है, और इसमें अभिलेख न्यायालय होगा आपका, मतलब उसके
अभिलेख के रूप में आपका दस्तावेज न्यायालय आपका कहा जाएगा। अभिलेख न्यायालय आपका, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया है आर्टिकल 129 में। जो आपका जो 131 में आपके मूल क्षेत्राधिकार है, मूल क्षेत्राधिकार आपके आर्टिकल 131 में है। और आपका जो आर्टिकल 141 है, इसमें क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, निर्णय प्रधान, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा वही प्रधान माना जाएगा। जो परामर्श की शक्तियां हैं इसमें राष्ट्रपति की, एससी की परामर्श शक्तियां। और आर्टिकल 214 में इसमें क्या कहा गया, राज्यों के लिए हाई कोर्ट का वर्णन, राज्यों में हाई कोर्ट, राज्यों में हाई कोर्ट का वर्णन इसमें किया गया है। इंडिया में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, कुल हाई कोर्ट इंडिया में कितने हैं, तो आपके वो 25 हैं। सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है आपका, सबसे नया हाई कोर्ट वो आपका अमरावती में, अमरावती आपका कहाँ है, तो आपका ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। सबसे पुराना कौन सा है, वो है आपका कलकत्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट आपका जो है सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी, 1862 में हुई थी। यहाँ समझेंगे जो इसकी शपथ होती है। और हाँ, सबसे बड़ा न्यायालय आप समझो अब एक, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है आपका प्रयागराज वाला, प्रयागराज में नहीं, इसको इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद वाला आपका प्रयागराज हाई कोर्ट जो है आपका, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो सबसे बड़ा है। और जो जो इसके सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ये रिटायर किस एज में होते हैं, तो ये 65 की एज में रिटायर होते हैं। और आपका जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो आपका 62 की उम्र में आपका रिटायर हो जाते हैं, ठीक। और इनको हटाने के लिए आपका महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा, मैं आपको बता चुका हूँ, भारत शासन अधिनियम आपका सबसे बड़ा है। इसकी लंबाई क्या है, इसमें जो इसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितनी धाराएं थी, इसमें आपको 321 21 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी आपकी, 10 अनुसूचियां थी, ये आप याद रखेंगे। इसी के तहत आरबीआई की स्थापना की गई, आरबीआई स्थापना की गई कब, 1935 में। आपका इसी का फेडरल कोर्ट बनाया गया, फेडरल फेडरल कोर्ट जो आपका अभी के समय सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना हुई आपकी, है ना। और इसमें क्या बता सकते हैं, मतलब जो आपका डायरकी चल रही थी, द्वैध शासन चल रहा था यहाँ पर, द्वैध शासन, द्वैध शासन को समाप्त करके आपका शक्ति केंद्र को दी गई, शक्ति किसको दी गई, शक्ति केंद्र को, केंद्र को दी गई, है ना। और इसके बारे में आपका ये जो आपका ये वाला अधिनियम था, इसके बारे में पीटी नेहरू ने एक कथन कहा था, इंपॉर्टेंट कथन है। यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक्स तो हैं पर इंजन नहीं है। तो ये आपका पीटी नेहरू जी ने कहा था, आप इसको याद रखेंगे। बाकी आप आखिरी क्वेश्चन आपका ये वाला आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, जिसमें आपका सहकारी संघवाद जो आपका ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है। हम्म चुनाव आयोग भी आपकी है, और आपका नहीं, चुनाव आयोग नहीं है। यह सहकारी संघवाद में आपका चुनाव आयोग नहीं आएगा, इसमें आपका नीति आयोग आएगा और जीएसटी परिषद आएगा। तो आपका बी और सी दोनों ही, आपका ये वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। अब आप ये बताएंगे, चलो छोड़ो, नीति आयोग के बारे में आप बताएंगे।
नीति आयोग के बारे में A to Z जानकारी आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके लाइक CEO हो गया और अध्यक्ष हो गया, है ना, ये सब पढ़ेंगे। और आप ये इतना समझ लीजिए जो आर्टिकल 280 है इसमें आपका वित्त आयोग आता है, वित्त आयोग आपका आता है। और जो आपका 16वां वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग है, इसके आपके जो अध्यक्ष हैं वो आपके ए पनगड़िया हैं, ए पनगड़िया, ए पनगड़िया है। ओके, तो रात के बज रहे हैं 11 और बस 11 क्या, अभी तो 12 बज रहे हैं, सॉरी, ये एक पीछे थोड़ा सा पीछे चलती है, तो आपका अभी समय हो रहा है 12:13। इतने बजे मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो आपकी लगभग लगभग ख़त्म हो गई है आपकी, ठीक है। बाकी आपको चैनल कैसा लगा है और इसमें आपका कंटेंट कैसा लगा है, आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी आप ये 2 घंटे जो आप हैं इसमें आपको कोई चीज़ें व्यर्थ नहीं गई है, 2x पे लगा करके आपको सिर्फ सुनना है, बाकी और आधे घंटे में आपको इसका रिवीजन कर लेना है। 1.5 घंटे में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। और आपके पास अगर कोई और ऑप्शंस है तो आप इसको और भी स्पीड में सुन सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे मैं और भी थोड़ा एनर्जेटिक हो पाऊँ और फुल एनर्जी से आपको कंटेंट दे पाऊँ, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझको बहुत ऊर्जा देता है। थैंक यू। अगर आप यहाँ तक अभी तक रुके हुए हैं तो इसके लिए दिल से आभार, धन्यवाद आपका। और मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। जय हिंद और जय भारत। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएगा।